हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12 की शॉर्ट स्टोरीज के चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को स्टडी करेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को लिखा है फेमस हिंदी राइटर आर के नारायण ने। आर के नारायण अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है और इनकी कहानियाँ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चाव से पढ़ी जाती हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ऐसे भविष्यवक्ता की कहानी है जो कि न चाहते हुए भी अचानक से एक दिन भविष्यवक्ता बन गया। उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो भविष्य देखने का काम इतनी ही चालाकी से करता था कि जो उसके ग्राहक होते थे वो उसके चंगुल में फंस जाते थे और वो इतने इंटरेस्टिंग रूप से उनकी भविष्य को भविष्यवाणी करता था कि उन्हें ऐसा लगता था कि वाकई में ये बहुत ही पहुंचा हुआ भविष्यवक्ता है और ये बिल्कुल सही भविष्यवाणी करता है। और वो बहुत चालाकी से ग्राहकों को अपने चंगुल में फंसाता था और उन्हें अपनी बातों में इस तरह से उलझा लेता था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे और उन्हें ये लगता था कि भविष्यवक्ता जो भी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता था। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells. Punctually नियमित रूप से at midday दिन के बीच में यानी कि दोपहर के समय he opened his bag, वो अपना थैला खोलता था and spread out, फैला देता था his professional equipment, उसके professional equipment जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो हाथ देखने का कार्य करते हैं, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी निशानी होती है कि हाँ ये वाकई में भविष्य देखने वाले लोग हैं। जैसे कुछ कौड़ियाँ होते हैं, कुछ रंग बिरंगे जेम्स होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिन पर कुछ साइंस बने होते हैं। इस तरह की चीज़ें उसने अपने थैले से निकाली और उन्हें फैलाया। विच कंसिस्टेड, जिसमें शामिल थे, ऑफ ए डजन कौरी शेल्स, 1 दर्जन कौड़ियाँ, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, ऑब्सक्योर कठिन जो समझ में ना आते हों ऐसे रहस्यमयी चार्ट्स, उस पर जो उसका चौकोर कपड़ा था उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। ऑन इट, उसके ऊपर। कि आदतन या रोज़ाना की तरह दोपहर के समय उसने अपना थैला खोला और अपने जो उसके व्यापार से संबंधित जो चीज़ें थी उसने उनको फैलाया, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ, एक चौकोर कपड़ा जिसके ऊपर रहस्यमय भाषा में कुछ अंकित था, ए नोटबुक, एक कॉपी, एंड ए बंडल ऑफ पमायरा राइटिंग, और एक बंडल ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ कुछ, जिस तरह से ताम्रपत्र पर अंकित कुछ शब्द हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उसी प्रकार से पान की पत्तियों पर लिखे हुए कुछ लेख थे जिसका एक गट्ठर उसने निकाल कर रखा। His forehead, उसका माथा, was resplendent, दमक रहा था, with sacred ash, पवित्र राख से, and vermilion, और सिंदूर से। जैसे माथे पर भस्म लगाकर और बीच में टीका लगाया जाता है तो उसका माथा सिंदूर और भस्म से चमक रहा था। and his eyes, और उसकी आंखें, sparkled, चमक रही थी, with a sharp abnormal gleam, तीखी अद्भुत चमक से। उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी चमकीली थी। विच वॉज रियली, जो कि वास्तव में, एन आउटकम, परिणाम था, ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग, लगातार खोजने का, लुक फॉर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को। उसकी आंखें जो कि बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देती थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी जो ग्राहकों को ढूंढने के परिणाम स्वरूप उसकी आंखों में पैदा हो गई थी। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, जिसे उसके साधारण ग्राहक, टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, जिसको वो एक स्पेशल चमक समझते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और आराम महसूस करते थे, यानी कि वो उस पर भरोसा कर लेते थे। हाँ वाकई में उसके चेहरे पर जिस तरह का ग्लो था उससे उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ वाकई में एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है। द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आँखों की शक्ति, वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड, बढ़ जाती थी, बाय देयर पोजिशन, उनकी स्थिति के कारण। कि उसकी आंखें उसके मस्तक पर जिस जगह पर स्थित थी उसके कारण उनकी चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। प्लेस्ड, जो रखी हुई थी, एज देवर बिटवीन, जो कि बीच में थी, द पेंटेड फोरहेड, रंगे हुए माथे के, एंड द डार्क विस्कर्स, और गहरी मूछों के,
विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों से होकर नीचे को जाती थी। यानी कि उसकी जो चमकीली आंखें थी वो और भी ज़्यादा इस वजह से चमकती थी क्योंकि वो रंगे हुए माथे के बीच में थी, क्योंकि जो आंखें थी वो वाइट और ब्लैक थी और उसके ऊपर जो माथा था वो ग्रे कलर की राख से रंगा होता था और बीच में सिंदूर का टीका होता था। तो उन सारी चीज़ों के कारण भी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक उठती थी और उसके चेहरे पर घनी काली मूछें थी जो कि नीचे की ओर को झुकी हुई थी, जो उसके चेहरे को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देती थी। इवन ए हाफ विट्स आई वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। इवन यहाँ तक कि हाफ विट्स आई, आधी बुद्धि वाला यानी कि कम बुद्धि वाले इंसान की आंखें भी वुड स्पार्कल, चमकेंगी, सच ए सेटिंग, ऐसी स्थिति में जिस तरह से उसके माथे की स्थिति थी। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही वाउंड, वो बांधता था, अ सैफरन कलर टर्बन, एक केसरिया रंग की पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर। अपने इस प्रभाव को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए वो एक केसरिया रंग की पगड़ी अपने माथे पर बांधता था। दिस कलर स्कीम, यह रंग योजना, नेवर फेल्ड, कभी भी असफल नहीं होती। यानी इस तरह की जो वेशभूषा और जो रंग रूप होता है वो लोगों को अपने आप आकर्षित कर लेता है। पीपल वर अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित होते थे, टू हिम, उसकी तरफ, एज बीज, जैसे कि मधुमक्खियाँ, आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती हैं, टू कॉस्मोस ऑफ डहेलिया स्टाफ, डहेलिया फूल की टहनियों पर जिस तरह से मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, इसी तरह से उसके रंग रूप को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। He sat under the buff of a spreading tamarind. He sat, वो बैठता था, under the buff, टहनियों के नीचे, spreading, फैले हुए, tamarind, इमली के पेड़, वो एक इमली के पेड़ की टहनियों के नीचे बैठता था। Which flanked a path running through the town हॉल पार्क, विच फ्लैंक्ड, जो कि मुड़ती थी या जो पास थी एक रास्ते के जो कि टाउन हॉल पार्क में जाता था। वो जो इमली का पेड़ था वो एक ऐसे रास्ते के पास था जो कि टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, यह बहुत से तरीक़ों से एक बहुत ही विशेष स्थान था। जो स्थान जहाँ पर वो बैठा करता था वो बहुत से तरीक़ों से या बहुत से कारणों से बहुत ही विशेष स्थान था। A surging crowd was always moving up and down this narrow road. A surging crowd, एक बहुत ही उमड़ती हुई भीड़, always moving up and down, हमेशा आती जाती रहती थी, this narrow road, इस संकरी सड़क पर, जिस सड़क के पास वो इमली का पेड़ था जहाँ वो बैठता था, वह उस सड़क से होकर बहुत ही ज़्यादा उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, यानी कि वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड, बहुत से प्रकार के व्यापार, एंड ऑक्यूपेशन, और धंधे, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, उस पूरे रास्ते पर बहुत से प्रकार के व्यापार और काम धंधे हुआ करते थे। मेडिसिन सेलर, दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, स्टोलन, चुराई हुई चीज़ों को बेचने वाले, एंड जंक मैजिशियन, और जादूगर, एंड अबव ऑल, और इससे भी ज़्यादा, एन ऑक्शनर, एक नीलामी करने वाला, ऑफ चीप क्लोथ, सस्ते कपड़े, सस्ते कपड़ों की बोली लगाने वाला। यानी इस प्रकार के दवाई बेचने वाला, चुराई हुई चीज़ों को बेचने वाला, छोटे मोटे जादूगर और सस्ते कपड़े बेचने वाला, इस प्रकार के लोग वहाँ पर अपना व्यापार करते थे। हु क्रिएटेड, जो बना देता था, एनफ दिन, काफ़ी भीड़, ऑल डे, पूरा दिन, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन, पूरे कस्बे को। इस प्रकार के जो व्यापार थे वो उस जगह को पूरा दिन भीड़ भाड़ बनाने के लिए आकर्षित करते थे। नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में, इन वॉसिफेरसनेस, वॉसिफरनेस बातूनीपन, बहुत बड़बोलापन, केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मूंगफलियों को बेचने वाला। यानी वो जो इमली के पेड़ के पास जहाँ वो बैठा करता था उसके बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी मूंगफली बेचने वाला था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, हु गेव, जो देता था, हिज वेयर, अपने सामान को, ए फैंसी नेम, एक बहुत ही दिखावटी नाम, प्रत्येक दिन, कि जो अपने सामान को बेचने के लिए प्रत्येक दिन एक नया और अजीब तरह का नाम दिया करता था। कॉलिंग इट, उसे पुकारते हुए, बॉम्बे आइसक्रीम, वह अपनी मूंगफलियों को किसी दिन बॉम्बई आइसक्रीम के नाम से,
वन डे एक दिन, एंड टू द नेक्स्ट दिल्ली आमंड, और अगले दिन उसे दिल्ली का बादाम के नाम से, एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजाज डेलिकेसी, राजाओं के ठाठ के नाम से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इस तरह से और भी बहुत कुछ। कि वो मूंगफली बेचने वाला अपनी मूंगफलियों को रोज नए नए नाम से बेचा करता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके पास झुंड लगा लेते थे, यानी उसकी मूंगफली को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा उसके आसपास बनी रहती थी। एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, कंसिडरेबल पोर्शन यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में इस भीड़ का, दैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, उस एस्ट्रोलॉजर के सामने से भी गुजरता था। ये जो भविष्य वक्ता था उसके सामने से भी एक बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ गुजरा करती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, एस्ट्रोलॉजर वह भविष्य वक्ता ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, अपने व्यापार को करता था, बाय द लाइट रोशनी में, ऑफ अ फ्लेयर एक लैंप की, जो पुराने समय के लैंप हुआ करते थे जो गैस वगैरह से या मिट्टी के तेल से चलाए जाते थे, उसकी रोशनी में वो अपना व्यापार करता था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप, जिसमें चिंगारियाँ निकलती थी और धुआं निकलता था, अबव द ग्राउंड नट हीप, मूंगफली के ढेर के नियर बाय, पास में। जो मूंगफली बेचने वाला होता था वह अपनी ठेली पर जो लाइट लगाता था उसकी रोशनी में ये अपने व्यापार को करता था, जिसमें से चिंगारी निकलती थी और धुआं भी निकलता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज, हाफ आधा, एन्चेंटमेंट आकर्षण ऑफ द प्लेस उस स्थान का, वॉज था, ड्यू टू द फैक्ट इस तथ्य के कारण, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट कि इसमें लाभ नहीं था, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, जिसमें म्यूनिसिपल लाइटिंग यानी कि नगर पालिका की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट, उस जगह को रोशन किया जाता था, बाय द शॉप लाइट्स, दुकान की लाइटों के द्वारा, यानी दुकानदार जो लाइटें अपनी दुकान के आगे लगाते थे उसके द्वारा ही वहाँ पर रोशनी होती थी। म्यूनिसिपल की तरफ से वहाँ किसी भी प्रकार की लाइट की प्रबंध नहीं किया गया था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक या दो के पास हिसिंग गैस लाइट, जिससे बहुत तेज हिस की आवाज़ होती है, इस प्रकार की गैस लाइट थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स, और कुछ के पास सिंपल वाली लाइट थी, और स्टक ऑन पोल्स, जिसे खंभों पर टांग दिया जाता था। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल अलार्म लैंप्स, कुछ पुराने ज़माने के पुराने लैंप जो मिट्टी के तेल के लैंप हुआ करते थे उससे रोशनी किया करते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और एक दो जैसा कि भविष्य वक्ता था, मैनेज्ड विदाउट लाइट, जो कि बिना रोशनी के ही मैनेज करते थे, जो अपनी खुद की कोई रोशनी का प्रबंध नहीं करते थे। इट वॉज अ बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, इट वॉज बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस, यह एक भटका हुआ यानी कि घुमावदार क्रिस क्रॉस था, यानी कि विभिन्न प्रकार की लाइटें कुछ सामने से आती हैं कुछ साइड से आती हैं, तो अलग अलग प्रकार की रोशनियों के आने के कारण प्रकाश की जो किरणें थी वो क्रिस क्रॉस में आती थी, जैसे आड़ी तिरछी लाइटें आया करती थी। एंड मूविंग शेडो, और चलती हुई परछाइयाँ, लोग जब वहाँ से गुजरते थे तो बीच बीच में सामने से लाइटें जलती थी और लोगों की परछाइयों की वजह से लाइट कभी आती थी कभी बंद हो जाती थी, या कभी रोशनी पड़ती थी फिर बीच में कुछ आने के कारण बंद हो जाती थी, तो इस तरह से रोशनी की व्यवस्था थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और इससे यह चीज़ें जो थी वो उस भविष्यवक्ता को बहुत ज़्यादा सूट करती थी। फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट, साधारण सा कारण था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी एक भविष्यवक्ता बनने की। व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने जीवन शुरू किया था, कि वह भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से नहीं बना था, उसकी भविष्यवक्ता बनने की पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं थी। एंड ही न्यू नो मोर, और वह ज़्यादा नहीं जानता था, ऑफ वाट वॉज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है, टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, अगले क्षण उसके साथ। वह इस बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. He was, वह था, as much a stranger, उतना ही अजनबी, to the stars, तारों के बारे में, as were, जितने की, his innocent customer, उसके मासूम ग्राहक।
यानी जैसे उसके ग्राहकों को तारों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था, उसी प्रकार से उसे भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। येट फिर भी ही सैड थिंग्स, वो ऐसी चीज़ें कहता था विच प्लीज्ड, जो खुश कर देती थी, एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, और हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती थी। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। वह सबसे ज़्यादा अध्ययन और उसके व्यवहार और उसकी तीव्र अंदाज़ा लगाने की शक्ति का परिणाम था। यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता था भविष्य के बारे में, तारों की चाल के बारे में, लेकिन वो इस तरह की बातें बताता था कि लोग उसकी बातों से खुश हो जाते थे और उस पर विश्वास कर लेते थे। और ये सारी चीज़ें लोगों को अध्ययन करके, उसका अभ्यास करके और उसके तीव्र अंदाज़ा लगाने की शक्ति के कारण था। ऑल द सेम इट वॉज मच ए ऑनेस्ट मैन्स लेबर, ऑल द सेम, और वैसे ही इट वॉज, ये था, एज मच, उतना ही, एज ऑनेस्ट मैन, जितना कि एक ईमानदार व्यक्ति का लेबर, श्रम होता है, एज एनी अदर, और कोई। यानी उसे इस कार्य को करने में काफ़ी मेहनत लगती थी, और जिस तरह से दूसरे लोग दूसरे कामों को बहुत मेहनत से करते हैं, उसी प्रकार से वह भी अपने काम को बहुत मेहनत से करता था। एंड ही डिज़र्व, वो उसके काबिल था, द वेजेस, उस मजदूरी के, ही कैरिड, जो वो ले जाता था, होम, अपने घर, एट द एंड ऑफ अ डे, एक दिन के अंत में, कि जितना मेहनत वो पूरे दिन करता था अपने इस काम में, उसके बाद जो मजदूरी उसके प्राप्त होती थी वो उसके पूरी तरह से लायक था। He had left his village, उसने अपना गांव छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, विदाउट, बिना किसी भी पूर्व विचार के या पूर्व योजना के, उसने बिना कोई प्लानिंग किए या बिना किसी योजना को बनाए हुए अपने गांव को छोड़ दिया था। If he had continued there, if, अगर he had continued there, वो वहाँ पर रहता, he would have carried on the work of his forefathers, तो उसे भी अपने forefathers, अपने पूर्वजों का ही काम करना पड़ता। नेमली, जैसे कि टिलिंग द लैंड, ज़मीन को खोदना, लिविंग, वहाँ रहना, मैरिंग, शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, अपने भुट्टे के खेतों को पकाना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और ख़ानदानी घर में रहना। अगर वो अपने गांव में रहता तो वो भी अपने पूर्वजों की तरह अपने ख़ानदानी घर में रहता और उनकी तरह ही खेती करता और उसमें अपनी फसलें बोता और अपने भुट्टे की फसल को काटता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए हुए, एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और नहीं रुक सकता था, टिल ही लेफ्ट, जब तक कि उसने छोड़ दिया, बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल, 200 मील, यानी कि अपने गांव से लगभग 200 मील दूर से पहले वो वहाँ पर नहीं रुक सकता था। उसे अपने गांव को छोड़कर वहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ा। टू अ विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील, ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, एज इफ, जैसे कि एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, बीच में एक सागर बह रहा हो, कि 200 मील की जो दूरी होती है गांव वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि उन दो जगहों के बीच में कोई समुंदर बह रहा हो। He had a working analysis of mankind's trouble. He had, उसके पास थी, working analysis, काम चलाऊ विश्लेषण, of mankind's trouble, इंसान की मुसीबतों का या इंसान की समस्याओं का अच्छा विश्लेषण था। मैरिज, विवाह का, मनी, पैसे का, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और इंसानी बंधनों का। कहने का अर्थ है कि उसे इंसानों से जुड़ी हुई समस्याओं, उसके पैसे से संबंधित, उसके विवाह से संबंधित और दूसरी परेशानियों का उसे अच्छा विश्लेषण था। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास ने, हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, उसके प्रत्यक्षीकरण को तेज कर दिया था, यानी वह लोगों को देखकर ही अंदाजा लगा लेता था कि उसे किस तरह की समस्या हो सकती है। विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड, वो समझ जाता था, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत है, कि किसी भी इंसान को देखकर 5 मिनट के अंदर ही उससे बातें करके उसे इस बात का अंदाजा हो जाता था कि उसके साथ क्या समस्या हो सकती है। ही चार्ज 3 पाइस, वह 3 पाई चार्ज करता था, यानी कि वह 3 पाई का टैक्स लेता था, अपना
चार्ज करता था पर क्वेश्चन, हर सवाल के, एक सवाल के लिए वो 3 पाई लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ, और अपने मुंह को कभी नहीं खोलता था, टिल, जब तक कि द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कि दूसरा सामने वाला 10 मिनट तक ना बोल ले। यानी जो उसके ग्राहक होते थे वो जब तक कि 10 मिनट तक उसकी सिफारिश नहीं कर लेते, तरह तरह की बातें नहीं पूछ लेते थे, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। वो बहुत ज़्यादा विचार करता था और इस तरह से प्रदर्शित करता था कि वो बहुत गहन अध्ययन कर रहा है, और गहन अध्ययन करने के बाद ही वो उनके प्रश्नों के जवाब दे रहा है। विच प्रोवाइडेड हिम एनफ स्टफ, जो उसे काफ़ी स्टफ दे देता था, फॉर ए डोजन आंसर, 1 दर्जन जवाबों के, एंड एडवाइसेस, और सलाहों के। कि सामने वाला इंसान जब 10 मिनट तक बात करता था तो उससे उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता था और उसे उसके सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाती थी। When he told the person, जब वो इंसान को बताता था, before him, उसके सामने, gazing at his palm, gazing, घूरते हुए, at his palm, उसकी हथेली को, जब वो इंसान की हथेली को घूरते हुए उसे बताता था, in many ways, बहुत से तरीक़ों से, you are not getting, तुम्हें नहीं मिल रहा है, fullest result, पूरा परिणाम, for your effort, तुम्हारी मेहनत का, कि जितनी मेहनत तुम करते हो तुम्हें उसका पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। 9 out of 10, 10 में से 9 were disposed to agree, उससे सहमत हो जाते थे with him, कि जब उसके कस्टमर आते थे तो सबसे पहले वो उनसे यही कहता था कि जितनी मेहनत तुम करते हो तुम्हें उसका उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात से 10 में से 9 लोग सहमत हो जाते हैं, और ये तो कि आम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इस बात से तो सभी राज़ी होते हैं, और हर किसी को यही लगता है कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उतना अच्छा परिणाम उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जब वो ऐसा बोलता था तो लोग उससे ईजिली सहमत हो जाते थे। और ही क्वेश्चन, या फिर वो सवाल करता था, इज़ देयर एनी वुमेन, कि क्या ऐसी कोई औरत है, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो, हु इज़ नो वेल डिस्पोज टूवर्ड यू, जिसके तुम्हारे साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। हम हर इंसान का किसी ना किसी महिला से कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, या किसी से रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो वह सामने वाले इंसान से यही कहता था कि तुम्हारे संबंधों में दूर या पास में कोई ऐसी महिला है जिससे तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और या ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वह उसके चरित्र का विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, तुम्हारी अधिकतर समस्याएं, ड्यू टू योर नेचर, वो तुम्हारी प्रकृति के कारण है, कि तुम्हारी लाइफ की जो मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तुम्हारे नेचर की वजह से होती हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, अगर शनि यहाँ नहीं होता तो तुम कुछ और होते हैं। फिर वो उसे शनि की ग्रह दशा में ले आता है, फिर वो उन्हें शनि के नाम से डराने लगता है। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा एक पवित्र चरित्र है, एंड अ रफ एक्सटीरियर, हालांकि तुम बाहर से कठोर हो लेकिन तुम्हारा हृदय अंदर से बहुत ही नरम है। और इस बात पे भी सब इजीली राजी हो जाते हैं, सब सहमत हो जाते हैं। दिस एंडियर्ड हिम टू, यह उन्हें उनके हृदय में बहुत ही जल्दी उतार देता है। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को सुनकर जो उसके ग्राहक होते थे वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते थे और उसे अच्छा मानने लगते थे इमीडिएटली, एकदम से। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ हस, यहाँ तक कि जो सबसे नाजुक लोग हैं हम में से, लव टू थिंक, उन्हें सोचना पसंद है, दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वो बाहर से सख्त है। यानी कि हर इंसान को अगर ये बोला जाता है कि वो बाहर से सख्त है लेकिन उसका हृदय बहुत अच्छा है, तो वो इसे सुन के बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। द नट वेंडर, मूंगफली बेचने वाले ने, ब्लू आउट हिज फ्लेयर, उसने अपनी लाइट बंद की, यानी कि जो रोशनी का जो उसका लैंप था उसने उसको बंद किया, एंड रोज, उठा, टू गो होम, घर जाने के लिए। तो एक दिन की घटना का वर्णन किया जा रहा है कि एक दिन समय हो चला था, काफ़ी रात होने वाली थी या रात हो चुकी थी, तो वो घर जाने के लिए अपनी लैंप को बंद करता है। दिस वॉज अ सिग्नल, ये एक संकेत था, फॉर द एस्ट्रोलॉजर, उस भविष्यवक्ता के लिए, टू बंडल अप टू, वो भी अपना सामान समेट ले। कि जब वो लाइट बंद करने लगा था तो अब उसे दिखाई नहीं देता, तो अब उसके लिए भी ये संकेत था कि अब उसे भी अपना सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि ये उसे अंधेरे में छोड़ देता, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट, इसके अलावा कि लिटिल शेफ्ट यानी कि थोड़ी सी रोशनी, ऑफ ग्रीन लाइट, हरे रंग की, विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से आ रही थी, एंड टच द ग्राउंड,
ज़मीन को छू रही थी बिफोर हिम, उसके सामने, क्योंकि मूंगफली बेचने वाले ने अपनी लाइटें बंद कर दी थी तो वहाँ अंधेरा हो गया था, लेकिन एक हरे रंग की रोशनी जो सामने कहीं से आ रही थी वो उसके सामने की ज़मीन को छू रही थी। ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स, उसने अपनी कौड़ियों को उठाया, एंड पैरामेलिया और अपना जो छोटा मोटा जो ज़रूरी सामान था रोज़ का, एंड वॉज पुटिंग दैम बैक, उन्हें वापस रखने लगा इनटू हिज बैग, अपने थैले में, यानी वो अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगा। व्हेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, जब हरे रंग की रोशनी पड़ रही थी, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, उसने ऊपर देखा, ए मैन स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा था, बिफोर हिम, उसके सामने, उसने अपने सामने एक आदमी को खड़े हुए देखा। ही सेंस्ड, उसने अंदाज़ा लगा लिया या भांप लिया, पॉसिबल क्लाइंट, एक संभवतः एक ग्राहक, एंड सेड, और बोला, यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम बड़े चिंतित नज़र आ रहे हो, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम नीचे बैठो और मुझसे बात करो। कि वह उसे पटाने के लिए उसे कहता है कि तुम थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हो, अगर तुम बैठ के मुझसे बात करो तुम्हें अच्छा लगेगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्युअली, दूसरे ने कोई उत्तर बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, उस एस्ट्रोलॉजर यानी कि भविष्यवक्ता ने उस आमंत्रण को दबाया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जबकि दूसरे ने अपनी हथेली को उसके नाक के आगे किया। सेइंग, कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक भविष्यवक्ता कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को चैलेंज्ड महसूस किया, यानी उसे ऐसा लगा जैसे कि सामने वाला उसे चैलेंज दे रहा है। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्टिंग मोड़ते हुए या घुमाते हुए, नीचे करते हुए, अदर्स पाम दूसरे की हथेली को, टुवर्ड द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, हरे रंग की रोशनी की ओर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, मूंगफली वाले ने अपनी लाइट बंद कर दी थी, तो जब वो कहता कि तुम अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हो, तो वो उसकी हथेली को, जो हरे रंग की रोशनी उसके सामने ज़मीन पर पड़ रही थी, उस हथेली को उस रोशनी में लेकर आता है। योर इज़ द नेचर, तुम्हारी प्रकृति है, यानी कि वो उसे बहकाने की कोशिश करता है। ओ स्टॉप दैट, ये बंद करो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, ग्राहक ने कहा, ये बकवास बंद करो। एंड टेल मी समथिंग वर्थवाइल, और मुझे कोई काम की बात बताओ। उसने कहा, ये फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी है, मुझे कुछ काम की बात बताओ। और फ्रेंड फेल्ट पिक्यूर्ड, हमारे मित्र ने अपमानित महसूस किया, जो भविष्यवक्ता था उसे बड़ा इंसल्टिंग लगा, क्योंकि वो और लोगों को इन्हीं बातों से बहला लेता था, लेकिन ये तो सीधा वो बातें सुनना ही नहीं चाहता था, इसे कुछ और सुनना था, तो उसे थोड़ा सा अपमानित महसूस हुआ जिस तरह से उसके ग्राहक ने उससे बात की। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं हर सवाल के 3 पाई चार्ज करता हूँ। एंड व्हाट यू गेट ought टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। वो कहता, अगर मुझे तुम एक सवाल के 3 पाई दोगे तो जो जवाब मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए काफ़ी बेहतर होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। एट दिस, इस पर, द अदर, दूसरे ने, विथड्रू हिज आर्म, अपना हाथ हटाया, टुक आउट एन आना, एक आना निकाला, एंड फ्लंग इट, उसे फेंक दिया, आउट टू हिम, उसकी ओर, सेइंग, कहते हुए। इस बात पर उसने एक आना निकाला और उसकी तरफ ये कहते हुए फेंक दिया, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, इफ़ आई प्रूव, अगर मैंने साबित किया कि तुम ब्लफिंग यानी कि झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न, तुम्हें वापस करना पड़ेगा, दैट आना, वह आना, टू मी, मुझे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। कि अगर मुझे ये लगा या मैंने साबित कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, तो तुम्हें वो आना ब्याज के साथ मुझे वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी आजीविका कमाता है, वो मूंगफली बेचने वाले की लाइट की रोशनी में अपना धंधा करता है, और एक दिन शाम के समय अचानक एक अजनबी व्यक्ति आता है जो बहुत गुस्से में लग रहा होता है, और वो अपना हाथ उसके सामने दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम गलत जवाब दे रहे हो या तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें ब्याज के साथ मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी की बाकी की स्टोरी को हम मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। इस स्टोरी का बाकी का हिस्सा हम अब स्टूडेंट्स
इस स्टोरी के अगले भाग को हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि वो भविष्यवक्ता किस तरह से उसका भविष्य बताता है, वह ग्राहक उससे किस तरह के सवाल पूछता है और क्या वो उसे सेटिस्फाई कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, वो उसे पैसे उससे लेता है या फिर उसे उल्टा ग्राहक को पैसे वापस देने पड़ जाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।